तय हुआ कि उस कंपनी जो रेट बोलेगी वो रेट को फाइनल मानेगी। उस रेट को भी इन्होंने कभी नहीं कोट किया, बिल भी नहीं भेजे, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया। 5 साल तक मैसेज आते गए और ये 13,802 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए। हम बोल रहे कि चाइनीज ने दिया पैसा मान गए, रिहाइश की मान गए। तू ये तो बता ये चैन कौन है, तू ये तो बता अली कौन है, तू ये तो बता ये 1,000 मिलियन कैसे आए। और हम बाहर के देशों में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। लेकिन 2014 में जो डीआरआई ने आपको लेटर दिया था उस पर आपने एक्शन किया। क्या सिन्हा साहब को क्या गलती है? सिन्हा साहब ने डील कर लिया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन आप दो। तो ऐसे कई जगह अब हो क्या रहा है, मोदी जी को सवाल पूछो राष्ट्र का अपमान, मोदी जी को सवाल पूछो विकास मेरोड़ा, मोदी जी को सवाल पूछो पाकिस्तान से पैसा, मोदी जी को सवाल पूछो चीन का पैसा, मोदी जी को सवाल पूछो देशद्रोही, मोदी जी को सवाल पूछो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला। क्या इस देश में वही रहेगा जो भाड़गिरी करेगा, चरण चाटेगा? सवाल ये। ये जो अचानक विशेष सत्र बुलाया गया 18 सितंबर से, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है वजह क्या हो सकती है। यदि मैं प्रहलाद जोशी की बात मानूं तो वो कहते हैं कि रजत मतलब अमृतकाल का समय है और अमृतकाल का विशेष अधिवेशन बुलाया है। अब उनके बातों से तो यही समझ ले कि भैया अमृतकाल में देश ने क्या किया ये बताएं, चंद्रयान की बात करें, G20 का सक्सेस बताएं। और ये बताने के लिए एक दिन काफ़ी है, 5 दिन का सत्र तो नहीं होना चाहिए। फिर कई खबर है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन का बिल लाया जा सकता है, लेकिन ये बिल ऐसा नहीं आता। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बिल है ये बेसिकली जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट होते हैं, 3 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, उसमें ये 3rd टाइप का अमेंडमेंट है। एक होता है अमेंडमेंट जो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में जो है उसको करो तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है। दूसरे कोई बड़े अमेंडमेंट होते हैं जो 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं। और ये जो अमेंडमेंट है ये बड़ा यूनिक अमेंडमेंट होगा। ये राज्य और केंद्र के दोनों के इसमें है। इसमें जो हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उससे 50% से ज़्यादा राज्य इस बिल के फेवर में होने चाहिए। सबसे पहले ये बिल 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा, और अलग अलग कंबाइन सेशन नहीं, अलग अलग सेशन में। नहीं तो लोग क्या करते हैं, राज्यसभा लोकसभा का कंबाइन सेशन मिला के उसमें 2/3, इन ऐसा नहीं, राज्यसभा में 2/3 लोकसभा में 2/3। उसके बाद मिनिमम 50% राज्य, मतलब हमारे पास 31 राज्य है तो 16 राज्य कम से कम ने इस बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और उस हर राज्य को अपने विधानसभा में 2/3 से ही प्रस्ताव पारित करना होगा। उस हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। उस हिसाब से मुश्किल है। मुझे जो लगता है, जो मैंने आज जो लोगों से बात करने के बाद, कि सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं इसको अमृतकाल का सेशन नहीं, मैं इसको डर के बादल में बुलाया हुआ सेशन समझता हूँ। धारा 370 और 35A को लेके सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस जारी है। सर्वोच्च न्यायालय बार बार कब चुनाव करोगे ये मांग रहा है। यदि वहाँ चुनाव करवाने हैं तो फिर आपको उसको स्टेटहुड भी देना होगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने इसको यूनियन टेरिटरी टेम्पररी करी है, तो स्टेटहुड के लिए भी आपको बिल लाना होगा। यदि इन 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव करवाना है तो मुझे लगता है उसको स्टेटहुड वापस करना पड़ेगा, और स्टेटहुड वापस करने के लिए आपको फिर अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। एक मसला वो हो सकता है। दूसरा मसला है कि जो जातीय जनगणना है ये सरकार के गले की बनी हुई हड्डी है। जितने भी इंडिया के गठबंधन के जो घटक है वो सब जातीय जनगणना के लिए काम कर रहे हैं और हामी भर रहे हैं। और यहाँ तक कि बिहार में तो मामला भी चल रहा है, तो उसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि ये जो जातीय जनगणना है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस ओबीसी पे है। और ओबीसी एक ऐसा वोट बैंक है बीजेपी का जो बीजेपी को 2014-2019 में सत्ता में ले आया। यदि ओबीसी में सेग्रीगेशन होता है जनगणना के बाद, और ओबीसी यदि बिखर जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। तो बीजेपी ने 2017 में एक रोहिणी कमेटी बनाई थी। चीफ जस्टिस मैडम रह चुकी है रोहिणी जी, वो दिल्ली हाईकोर्ट की, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जो ओबीसी के पूरे लिस्ट को फिर से कहीं स्पेलिंग मिस्टेक से लेके होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सारा देखने वाली थी, रिव्यू करने वाली थी। साथ में ये भी रिव्यू था कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है वो ओबीसी के अंदर जो विभिन्न जातियां आती हैं क्या उसमें से किसी एक जाति को ही मिलता है या बाकी को नहीं मिलता, इसका भी एक साइंटिफिक स्टडी करके एक फार्मूला निकालने की बात रोहिणी कमीशन को थी। 2017 में बनी हुई रोहिणी कमीशन
इसने 13 एक्सटेंशन लिए और 2023 अगस्त में रिपोर्ट सबमिट की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को। वो यदि रिपोर्ट टेबल होती है और रोहिणी कमेटी के फाइंडिंग्स एक्सेप्ट होते हैं तो जातीय जनगणना का काट एक निकलता है। सरकार ओबीसी को बता सकती है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो सुनने में आया वो भी बिल लाया जा सकता है इसी 5 दिनों में। और तीसरा है कि 5 राज्यों के चुनाव, और यदि जम्मू कश्मीर का भी इन्हीं के साथ होता है तो 6 राज्य हो जाएंगे। बीजेपी इसके पहले जो चुनाव हो गए उसमें हिमाचल, दिल्ली में बड़ा मानता हूँ क्योंकि दिल्ली में नगर निगम बड़े पोजीशन पे है, और कर्नाटक का चुनाव बुरी तरह से हार गई। 3 लगातार हार के बाद यदि इन 5 राज्यों में चुनाव हारती है तो इन 8 हार का ठिकरा मोदी जी पे पड़ेगा और 2024 में ये बहुत बड़ा संकट होगा बीजेपी के लिए वापस आने के। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है कि क्या इन 5 राज्यों के साथ ही लोकसभा करवाएं, क्योंकि मिजोरम में कुकी के इशू पे मिजोरम हाथ से जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी है नहीं, वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। छत्तीसगढ़ में बघेल साहब अपना किला पूरी तरह से लड़े हुए हैं, वहाँ बीजेपी समाप्त, मतलब बीजेपी नहीं के बराबर है, संगठन बहुत कमज़ोर है। और मध्य प्रदेश में वो लोगों के बीच में रोष है कि सरकार गिरा के आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, मामा लगातार मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद 50% कमीशन का लफड़ा है और पार्टी बुरी तरह से बिखराव है। मैंने पार्टी में ऐसा विद्रोह, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। इतना ज़बरदस्त विद्रोह मैंने बीजेपी पे कभी नहीं देखा कि जो पहले 39 टिकट दिए उसमें से करीब 10-12 टिकट इनको बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर टिकट पे घमासान है। और विद्रोह सिर्फ ट्वीट पे या नाराज़गी नहीं है, लोग मारामारी हो रही है, कब ऑफिस में कब्जा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, यहाँ तक का विद्रोह है। लोग एमएलए लगातार बीजेपी के नाराज़ है, इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस बहुत यूनाइटेड है, इससे बीजेपी वहाँ बहुत बैकफुट पे है, वो राज्य भी जाता हुआ नजर आता है। अब आते हैं राजस्थान में, जहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन बगैर वसुंधरा के बीजेपी वहाँ सत्ता में नहीं आ सकती और वसुंधरा को ये हाशिए पर भेज चुके हैं। ऐसे में जो कांग्रेस बिखराव था वो एक हो गई, सचिन पायलट और सब एक हो गए। दूसरी ओर बीजेपी जो एक हुआ करती थी वो पूरी तरह से बिखर गई, वहाँ पे भी बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी की। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि भाई इन्हीं 5 राज्यों के साथ यदि हम लोकसभा के भी चुनाव करवाएं तो एक एडवांटेज हो जाएगा। बुरी वर्स्ट स्थिति में से बुरी स्थिति में आएंगे। तो यदि तुमको चुनाव करवाने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को पैसा देना होता है चुनाव के लिए। चुनाव बहुत महंगे हो गए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी महंगे हो गए। करीब 10,000 करोड़ का फंडिंग होगा यदि 5 राज्य और जम्मू कश्मीर पकड़े 6 राज्य और लोकसभा, 10,000 करोड़ का खर्चा है। ये 10,000 करोड़ आप किसी भी कॉन्टिजेंसी फंड से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के फंड प्रोविजन के लिए कोई फाइनेंस बिल आए, एक्स्ट्रा ग्रांट मांगी जाए, फाइनेंस वो भी बिल आ सकता है। ऐसे 2-4 चर्चाएं हैं जिसका मैंने किया। बाकी मोदी है, पता नहीं क्या होगा। और विपक्ष ये 5 दिन का सदन चलने देगा या जेपीसी को लेके फिर हंगामा होगा, ये भी नहीं पता। तो विभिन्न कयास होंगे। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये भी मेरे पास थी तो मैंने आपसे शेयर की, और मुझे लगता है कि यही विशेष सत्र में होगा जो देखने को मिल रहा है। जैसे सामने 5 राज्य में चुनाव है, ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो 3 राज्य की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें 2 राज्य पर जो है कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार चल रही है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं जहां 2018 में कांग्रेस जीती थी, सत्ता गिराई गई और मामा जी की सरकार बनी। वहाँ पर अभी माहौल कैसा है? माहौल वहाँ पे ये है, 2 लाइन में यदि मैं बताऊँ, नाराज भाजपा शिवराज भाजपा को पूछ रही है कि महाराज भाजपा कब निकल जाएगी। जो बाहर के लोग आए हैं उनसे लोग बहुत नाराज़ है। बीजेपी का कैडर, बाहर के लोग मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड गैंग। दूसरी तरफ शिवराज की एक कोटरी है, वही राज कर रही है, तो शिवराज भाजपा हो गई। और बाकी बची हुई भाजपा जो ओरिजिनल है वो नाराज भाजपा है। नाराज़गी का हल ये है, और सरकार इतनी बैकफुट पे आई है कि मात्र ये सरकार का टेन्योर, यदि मैं सरकार की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन से लेके कब तक चुनाव होने चाहिए लिमिट में, तो 75 दिन सरकार के पास बचे हैं। इन 75 दिनों में भी सरकार ने एक्सपांशन किया और 3 लोगों को मंत्री बनाया। इसमें राजेंद्र शुक्ल बने हैं विंध्य से, ब्राह्मण आदमी है, बहुत बड़ा नेता है। रीवा के सारी की सारी सीटें बीजेपी के झोली में डालने वाले शुक्ला जी है। 30 सीटें हैं विंध्य में, 30 में से 23 सीटों पे ब्राह्मण बहुल एरिया है, और ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है विंध्य के, और उनको 5 साल तक आपने रगड़ के रखा। अब आपने 75 दिनों के लिए उनको कैबिनेट बनाया। क्या ब्राह्मण समाज मात्र
इस गारंटी के साथ कि भाई फिर जब ज़रूरत पड़ती तब बना लेते हैं चुनाव के टाइम पे, बाकी टाइम पे तो हमको हाशिए पे रखते हैं। क्या वो नाराज़गी दूर हो रही है? नहीं हो रही है। आपने महाकौशल में भी एक ओबीसी को लाए, 81 साल के वृद्ध को आपने कैबिनेट बनाया, इसीलिए कि उसके समाज के लोग ज़्यादा है और वो ओबीसी का एक फैक्टर है। आपने उमा भारती को और लोध वोट को करने के लिए उसके भतीजे को राज्य मंत्री बनाया। क्या ये 75 दिनों की एक्सरसाइज पार्टी को वोट दे देगी? और ये 75 दिनों के लिए आपने मनाया, इसका मतलब चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी है। जो पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हुंकार पे सब लोग चुप बैठते थे, आज वो ओपनली विद्रोह कर रहे हैं और आपको इनको लॉलीपॉप बांटना पड़ रहा है 75 दिनों के लिए। ये बताता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं। जो कद्दावर नेता थे भंवर सिंह शेखावत, उन्होंने ऐलान किया कि मैं बीजेपी से नहीं, लेकिन चुनाव लड़ूंगा लेकिन बीजेपी से नहीं। सत्यनारायण सत्तन रोज मीडिया में बोल रहे हैं कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट है। ऐसे चरमराए हुए ढांचे में आप यूनाइटेड कांग्रेस का कैसा समर्थन कर सकते हैं कि जो कांग्रेस राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद इतनी यूनाइट हुई है वहाँ पे कि दिग्विजय ने अपने खास लोगों को बोला कि चुनाव जीत रहे होंगे तो ही टिकट मिलेगा, मेरे खास है इसलिए टिकट नहीं मिलेगा इस बार कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ जीता हुआ उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलेगी। ये दिग्विजय ने अपने खास लोगों से बोला है। इसके मायने हैं कि पार्टी एक होकर लड़ना चाहती है। जो 2019 में स्थिति बीजेपी की थी, बीजेपी बिखराव एक थी लेकिन कांग्रेस में बिखराव था, इसके बावजूद एक नर्मदा यात्रा निकाली दिग्विजय सिंह ने और सत्ता में आ गए। ये बात अलग थी कि ज़्यादा गैप नहीं था और वोट परसेंटेज में 40% कांग्रेस का था और 41% बीजेपी को था, लेकिन सीट कन्वर्जन में करीब से कम 10-15 सीटें कम थी। वो ये सरकार बना गए। इस बार तो बीजेपी बहुत बैकफुट पे है और कांग्रेस फ्रंट फुट पे है। शहादत की, हमारी सरकार को शहीद किया इन लोगों ने, वो भी एक पॉइंट है। तो मैंने एक बहुत ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता को पूछा क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कर्नाटक में क्या हुआ। मैंने बोला कर्नाटक में बीजेपी हार गई। बोले सीटें कितनी मिली? मैंने बोला 60-63 के आसपास मिली। बोले बीजेपी में मध्य प्रदेश में उसके भी लाले हैं। ये भाजपा के नेता बता रहे हैं। आपको सांसदों को उतारना पड़ रहा है। जो आपका शेड्यूल का कास्ट मोर्चा का जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया, उसको आपको विधायक, जो सांसद है उसको विधायक की सीट पे आपको लाना पड़ रहा है। ये बात इस बात को इंगित करते हैं कि आपकी स्थिति कितनी कमज़ोर हो चुकी। जो किसी को भी खड़ा कर दो मोदी जी के नाम से आएगा। कर्नाटक में ही मोदी जी का चेहरा ओपन हो गया और लोगों ने बता दिया कि आपका चेहरा ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपके चेहरे को देख के हम राज्य में चुनाव नहीं जीतवा लेंगे। और इसी के कारण मध्य प्रदेश बहुत वीक पोजीशन है बीजेपी वर्तमान आज की स्थिति में। यदि बात करूं तो मैं यही काम पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने किया था। बाबुल सुप्रियो सांसद थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनको विधायकी में उतारे। यहाँ तो यह हाल है कि अब ज्योतिरादित्य के लोगों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। उनके एक आदमी का तो टिकट कट भी गया, जो ये 39 सीटें जो उन्होंने अभी अनाउंस की उसमें। मतलब वहाँ पर कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर है और पूरी ताकत के साथ जीतने की पूरी उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वीकेंड विद वानखेड़े में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम सवालों के साथ। और वानखेड़े जी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे सवालों के जवाब देने के लिए कड़क अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश नीति के साथ बने रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।